वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस। हम जो सीरीज़ कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की, जिसमें हम जितनी भी शिफ्ट हुए 130 प्लस सभी के मैथ सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी नेक्स्ट शिफ्ट में जो सवाल आए थे 28 दिसंबर 2020 को 3 से 4 4:30 बजे की शिफ्ट में, तो उसके मैथ सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आज हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि टाइम एंड वर्क से है कि ए एक काम को कंप्लीट करता है 12 दिनों में, ठीक है, और बी 20% लेस एफिशिएंट है ए से। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ए है और बी है, दो दो प्राणी है। अगर 20% आप सभी को मालूम है क्या होता है 1/5। अगर ए 5 है तो बी उससे 20% लेस एफिशिएंट है, तो इसका मतलब कम है, तो 4 होगा। तो हमें बताना कि बी अकेले, अगर बी सारा काम अकेले करे तो कैसे कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ से हम टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। टोटल वर्क हम किससे फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम ही तो वर्क होता है। तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी है 5 और ए का टाइम भी हमारे पास 12, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब बी अलोन को टाइम कितना लगेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। वर्क हमारा है 5 × 12 और हमारी एफिशिएंसी बी की कितनी है 4। तो यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे तो 4 × 12 15 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना ली। ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ली और पी क्यू आर इसके मिड पॉइंट है। ए बी बी सी और इसके ये हमने मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनानी, पी क्यू आर, ठीक है। तो कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ ट्रायंगल क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ए क्या हमारा 4 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहे हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर बताना में, ये छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया बताना है। आपको दिख पता होगा जब भी मिड पॉइंट से जो भी ट्रायंगल बनती है तो सारी इक्वल होती है। ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, चारों पार्ट इक्वल हो गए, ठीक है। तो जो ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया होगा तो क्या होगा 1/4 डेल्टा ए बी सी का जो एरिया उसका 1/4 ही होगा। चार ट्रायंगल बन रही है, चार इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट को बनाने के बाद, ठीक है। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या हमारा 4 × 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, √3 हमारा बच गया। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा से है। ये क्या कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आप ध्यान से सोचो आपने ये चीज़ कहाँ पढ़ी है। तो आप बोलोगे कि ये तो हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है। तो पाइथागोरस थ्योरम में सबने पढ़ा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो उसी पे बेस है। तो इसमें क्या क्या पता आपको, जब आप पाइथागोरस पढ़ते हो तो उसमें आपको एक वर्ड पढ़ा हो आपने, ट्रिपलेट्स जो भी राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि 3 4 5 होगा। तो मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ पी क्यू आर की। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कोई ट्रिपलेट बनाता हूँ। सबसे आसान ट्रिपलेट क्या है हमारा 1 1 √2। तो पी क्यू आर की जो भी वैल्यू पुट करूँगा मैं यही पुट करूँगा। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ मैंने पी को मान लिया 1, क्यू को मान लिया हमारा 1 और आर हमारा हो जाएगा √2। आप इसमें पुट भी करके देख सकते हो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जब इस आर को उस तरफ लेके जाओगे तो √2 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ 2 2 आ रहा है। तो हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जब इस इक्वेशन में हमने इसको पुट किया तो 1 + 1 माइनस √2⁶ डिवाइड, ये सारे के नीचे डिवाइड है, यहाँ भी रख सकते हैं। ये सारे के नीचे डिवाइड क्या करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर। तो ऊपर से क्या निकल के आया 1 + 1 2, और इसको क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर का क्यूब। तो √2 का स्क्वायर कितना 2, 2 का क्यूब 8, तो -8। नीचे क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर सिर्फ 2, तो -6/2 दैट इज़ -3। अब बोलोगे कि अगर आपको, अगर ये तो हो जाएगा शॉर्टकट मेथड जो भी बोल सकते हो, अगर हमको ये बेसिक से करना पड़े तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो हर चीज़ का बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट भी ठीक है, काम होता है एग्जाम में, लेकिन आपको बेसिक भी इसका पता होना चाहिए। तो आपको सिंपल शुद्ध दिख रहा है कि मैं इसको लिख सकता हूँ इस इक्वेशन जो गिवन है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और मेरे को यहाँ दिख रहा है 6, तो ऑब्वियस बात है इसका क्यूब हो रखा है, तो दोनों साइड क्यूबिंग कर दूँ मैं। तो इसका क्यूब करूँगा जब मैं दोनों तरफ, तो आप बोलोगे यहाँ आ जाएगा पी का 6 + क्यू 6,
प्लस 3p² q², अंदर बच जाएगा p² प्लस q², दैट इज़ r⁴ देखा r6 या माइनस का है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जब r6 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, p6 माइनस r6। अब बोलोगे कि इस चीज़ को उस तरफ उस साइड भेज देते तो -3p² q²। आपको पता है p² प्लस q² इस इक्वेशन से अगर r² को उस तरफ भेजेंगे तो या r² लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे इस वैल्यू को तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगी ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, ये -3p² q² r², और डिवीज़न में क्या है हमारा p² q² r², इससे कैंसिल आउट हो गया तो -3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे बेसिक से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमने पूछा कि इसमें मीन निकालना और मीडियन निकालना और मोड निकालना है। तो सबसे पहले इस ऐसा क्वेश्चन जब भी आप देखो उससे में क्या करोगे, आप सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लोगे इस पूरी के जो भी सीरीज़ आपको गिवन है। तो मैंने देखा सबसे पहले 7 लगाया, फिर 9 लगाया, देखा 1 2 3 बार 12 आया हुआ है, 12 और 12 आया, फिर उसके बाद एक 13 है तो 13 लगाया, उसके 14 1 2 3 4 बार 14 है, 1 2 3 4 बार 14 है, फिर आपने देखा 15 है, फिर आपने देखा 16 है, फिर 17 है, 18 है आपका 1 2 3 बार 18 आया हुआ है, 1 2 3 बार 18 है, फिर उसके बाद 19 है, 20 है, 19 है और 20 है। आपने यहाँ 30 ने किया 30 था, एक यहाँ 30 था, तो यहाँ पे एक 13 और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें मीडियन निकालना। मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होता है किसी भी चीज़ की मिडल वैल्यू, मीडियन का मतलब मिड में आना। तो हमने देखा 20 स्टूडेंट और 20 तो 10th तो इसके बीच का मीडियन तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब हमें 10th और 11th नंबर लेना पड़ेगा और उनको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा 10th नंबर देख लेते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने देखा 10th और 11 दोनों ही 14 और 14 है, तो इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 14 आंसर आएगा। आपने एक चीज़ और नोटिस की, मोड क्या होता है, मोड जो भी चीज़ मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है उसको मोड कहते हैं। तो आपने देखा 14 14 14 14 4 बार 14 आया तो आपका मोड भी 14 हो गया। आपको ये चीज़ फाइंड करनी है तो इसमें पुट करोगे आप ट्वाइस इंटू 14 -14, तो ये आंसर आपका 14 निकल आएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज चैप्टर से आसान सा है। विनिंग कैंडिडेट को 48% मिलते हैं टोटल वोट के, ठीक है, और उसका जो अपोनेंट है उसको 34% मिलते हैं टोटल वोट के, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी गिवन है, ठीक है। कुछ वोट्स है इनवैलिड है, ऑब्वियस सी बात देख रहे हो आप, जो आपने देखा कि 40 जो विनिंग कैंडिडेट है ये विनिंग मान लिया और ये लूजिंग मान लिया। विनिंग कैंडिडेट को मिले 48% और लूजिंग कैंडिडेट को मिले 34%। 34% की इसने वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है 6800। तो ओके, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 100% की वैल्यू क्या रही होगी। आप बोलोगे 100% की जब 34 की वैल्यू है, 34 का ट्वाइस दे रखा है, तो आप बोलोगे यहाँ से 20,000 हमारी वोट निकलाएगी, 100% की वैल्यू निकलेगी। इसका मतलब ये टोटल वोट है। अगर विनिंग ये है लूजिंग ये है, आप देखो टोटल 100% आ रही है, आप बोलोगे 48 + 34 कितना होता है, आप बोलोगे कि 82% आ रहा है। इसका मतलब यहाँ 82 है और टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100 है, तो इसने यहाँ वर्ड यूज़ किया इनवैलिड। इसका मतलब जो ये वोट आई है 18%, ये क्या हुई, ये हमारी इनवैलिड वोट है, इनवैलिड वोट है। तो यही पूछा इसने। देखो अब सवाल में पूछ क्या रहा है, द विनिंग मार्जिन ऑफ द कैंडिडेट। विनिंग मार्जिन मतलब कि इन दोनों के बीच का जो गैप है, मतलब विनिंग मार्जिन, इन दोनों के बीच में कितना मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे 14%। तो आप बोलोगे कि सबसे पहला पॉइंट तो ये पूछा कि 14% की वैल्यू क्या है, ठीक है। सेकंड आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ इनवैलिड वोट्स, तो नंबर ऑफ़ इनवैलिड वोट्स आप सेकंड बोला आपने 18% पूछा है, तो 14% ऑफ 20,000 कितना होगा। आपको लास्ट वीडियो में बताया था परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाती है, तो 14 2 जा 2800 यहाँ से आ जाएगा। और ऐसे ही 18% जब हम निकालेंगे 20,000 टोटल वोट्स का, इनवैलिड वोट्स कितनी आ जाएंगी हमारी 30, 18 2 जा 3600, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर को इंक्रीज़ किया 40% से या फिर डिक्रीज़ किया, तो आपको पता है हमेशा सिखाते हैं प्लस, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया तो ओवरऑल जो आता है AB/100, यही हमारा ओवरऑल जो भी चेंज आता है। आप ऐसे लिख सकते हो +40 -40 -40 क्रॉस 40/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16% का ओवरऑल चेंज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहे तो आप बच्चों को फ्रैक्शन मेथड सिखाया जाता है, तो आप जैसे देख सकते हो 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5,
तो आप बोलोगे पहले इंक्रीज़ होगा, 5 से कोई वैल्यू बढ़ जाएगी तो 7 हो जाएगी, आप बोले ठीक है। अब बाद में कह रहा है डिक्रीज़ होगा, तो 5 से कोई वैल्यू आप बोले कि डिक्रीज़ होके अगर 2 कम होगी तो कितनी बच गई, वो 3 बच गई, तो 25 यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से 21। तो इनिशियल 25 है, फाइनल वैल्यू 21 है। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे बोलोगे 4 का डिफरेंस है। कितने पर? 25 पर। परसेंटेज में 100, तो 25 4 या 100, तो यहाँ से भी आप 16% आंसर मार्क कर सकते हो। ऑप्शन है, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने कि एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है 6 8 और 10। तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल बताएं, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल क्या होता है? डायगोनल होता है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? L² + B² + H²। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 + H का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ये √200 हो जाएगा। 200 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? 100 × 2, तो 100 से 10 बाहर आ जाएगा, 10√2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही चीज़ है। लास्ट वाली क्वेश्चन, लास्ट जब सेशन था उसमें भी बताया था कोस और साइन कब इक्वल होता है। आप खुद सोचो, जब आप चार्ट याद करते हो कोस की वैल्यू और साइन की वैल्यू कब होती है? जब दोनों का थीटा कितना हो? 45 डिग्री। तो इसका मतलब कह सकते हैं हम कि कोस ए इज इक्वल टू साइन ए कब हो जाएगा? जब साइन बी, अगर एंगल जो हमारे डिफरेंट हो, जब ए प्लस बी एंगल हमारे 90 के इक्वल हो। तो हमने क्या किया, यहाँ 2 थीटा है और यहाँ थीटा है, तो 2 थीटा + थीटा ये दोनों 90 के बराबर है, तो 3 थीटा हमारा 90 के बराबर होगा। तो इसने थीटा की वैल्यू पूछी है, तो थीटा हमारा कितने के बराबर होगा? 30 डिग्री। दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 2 कम है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 का गैप है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर डिनोमिनेटर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैंने कोई भी फ्रैक्शन मान ली न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाती है हमारी? 2/9 बन जाती है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है और 3 3 या 9 कैंसिल आउट हो रहा है। तो n/d की जो रेशियो आ रही है 1:3 आ रही है, और इन दोनों में गैप कितने का है? 2 का है, जो पहले वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो यही हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, कुछ नहीं, p/q पूछ रहा है, p दे रखा है, q भी दे रखा है, सब कुछ गिवन है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले p की वैल्यू निकाल लेते हैं 2, इसमें बोर्ड मास लगाना है सिंपल, 2/10 डिवीज़न करना है हमें, 2/10 क्रॉस 2 -1 × 2, तो 2 ही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, 2/10 क्या होता है? 1/5। डिवीज़न को जब मल्टीप्लाई करोगे तो सामने वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 10/4 -2, 5 2 = 10 और 2 2 = 4। तो यहाँ से क्या निकल के आया, और +2 से -2 कट गया, तो यहाँ पे 1/2 ये हमारी p की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं q की वैल्यू निकाल लूँगा। q कह रहा है 2 - 2/10 डिवीज़न 2/10 मल्टीप्लाई बाई 2 -1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही बच जाएगा, तो इसको मैं 1 ही लिख देता हूँ। यहाँ से हम q की वैल्यू निकालेंगे 2 - 1/5 मल्टीप्लाई करोगे तो 10/4 -1 5 2 = 2 2 = 4। तो यहाँ आपने देखा 1/2 यहाँ से वैल्यू q की आ गई। 2 - 1 1 बचेगा, 1 - 1 1/2 हाफ बचेगा, तो p/q आ गया हमारा कितना? 1/2 / 1/2 हमारा 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिनोमीटर 1 का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, x की वैल्यू बतानी है। जब भी आपको रूट दिखता है तो आप सिंपल सी बात है, रूट देखते क्या करोगे? स्क्वेयरिंग करोगे। तो मैंने इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया, तो जब मैं यहाँ स्क्वेयर करूँगा तो 19 - x √12 आ जाएगा, और सामने क्या आ जाएगा? √4 - √3 का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा? 4 + 3 -2 √12। आप सभी को पता होगा ना a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² -2ab, वही मैंने यहाँ यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, 19 को जब उस तरफ लेके जाऊँगा, यहाँ क्या हुआ? 7 - 2 √12। ओके, तो हमें x की वैल्यू बतानी, तो अगर मैं 19 को वहाँ लेके जाता हूँ तो माइनस है √12x, 19 वहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा? 12 - 2 √12। मेरे को x माइनस से डिवाइड कर लेता हूँ इस पूरी इक्वेशन को। अगर 19 वहाँ जाएगा तो ये भी -12 देगा, -12 लगा लेते हैं, ठीक है। x √12 क्या हो जाएगा? 2 12 प्लस माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया,
एक्स की वैल्यू चाहिए तो मेरे को 12 से पूरी क्वेश्चन को भाग करना पड़ेगा। जब इसको मैं 12 से काटूंगा तो यहाँ √12 आ जाएगा, प्लस √12 गायब हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस √12 को क्या रख सकते हैं 3 क्रॉस 4, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से 2 बाहर आ जाएगा तो 2√3 बच जाएगा हमारा। ये हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें ये चीज़ बतानी है। अगर मैं इस इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दूँ, अलजेब्रा का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एक्स से डिवाइड करूँगा तो एक्स -2 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/x क्या होगा हमारा 2। तो x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो 2 आ जाए। तो मैं बोलता हूँ यहाँ अगर मैं x को 1 रख दूँ तो कोई दिक्कत है, 1 + 1 2 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम 1 पुट कर देंगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 का 1/1 का क्यूब, दैट इज़ 1 - 1 दैट इज़ 0। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 2600 रुपीज़ है, उसको 2 पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट पे उसने दे दिया। पहला पार्ट 10% पर एनम 5 साल के लिए दिया, और दूसरा पार्ट उसने 9% पर एनम 6 साल के लिए दिया। ठीक है, तो बताओ कि 10% पे कितना पार्ट दिया। मैंने मान लिया कि 10% पे उसने एक्स पार्ट दिया, तो आपको पता है SI क्या होता है हमारा, PRT/100 होता, सभी को पता है। मैंने मान लिया कि एक्स जो भी था पार्ट उसने दे दिया 10% पे, तो उसने 10% पे दिया, कितने टाइम के लिए दिया 5 साल के लिए, डिवाइड बाई 100। और बाकी बचा हुआ पार्ट कितना होगा, बोलोगे 2600 माइनस एक्स। ये पार्ट कितने पे जाएगा 9 पे जाएगा, 9%, और कितने साल के लिए 6 साल के लिए, डिवाइड बाई 100। और ये दोनों इसने क्या बोला कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, सच दैट SI ऑन द फर्स्ट इज सेम, सेम बोला मतलब इक्वल है, तो इक्वल का साइन डाल दिया मैंने, तो 100 से 100 कैंसिल आउट होगा। यहाँ क्या बचा 50x, और वहाँ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2600 क्रॉस 54 माइनस 54x, इस चीज़ को यहाँ पे लेके आओ तो 104x इज इक्वल टू 2600 इंटू 54। यहाँ पे आप देखा कि x हमें निकालना है तो 26 के 4 गुना पे जाएगा, और 4 से इसको काटूंगा तो 25 पे चला जाएगा, तो 25 इंटू 54, तो ये आपका x कितना आ जाएगा 1350। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक इंसान ने क्या किया, 1/2 कैपिटल तो 5% पे दे दी, और बाकी 1/3 कैपिटल उसने दे दी 8% पे। बची हुई कैपिटल कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब बोलोगे 1 + 2, इन दोनों को ऐड करूँगा और 1 से घटा दूँगा। ये वाली जो कैपिटल जाएगी किस पे जाएगी 10% पे जाएगी। और ये कह रहा है इन सब की जो वैल्यू टोटल इनकम क्या है तीन इन्वेस्टमेंट में 820 है। तो उसने बोला टोटल कैपिटल बताओ। सिंपल सा है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो आप बोलोगे यहाँ से 5/2% प्लस 8/3%। जब आप इसको बोलोगे तो क्या आ जाएगा, ये 5/6 तो 1/6 ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 820। जब इसको एलसीएम लोगे तो इसका 6 एलसीएम चला जाएगा, तो 6 एलसीएम का तो 15% प्लस में 16% प्लस में 10%, 6 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा 820 इंटू 6, यहाँ से आएगा 41% इक्वल टू 820 इंटू 6। तो ट्वाइस पे चला जाएगा, 100% की वैल्यू बतानी है, तो ये 2 पे कट जाएगा, तो 12,000 हमारा सर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको दिख रहा है ये 2 बार लिखा गया, ये भी 2 बार लिखा गया, तो आपको सिंपल सी बात पता है कि यहाँ A² बन रहा है, यहाँ B² बन रहा है, और यहाँ पक्का 2AB बन रहा होगा। तो मैं इसको वैसे तोड़ दूंगा, तो P को क्या बोला मैंने, A को मान लिया 0.3 का होल स्क्वायर, B को क्या माना 0.03 का होल स्क्वायर, माइनस अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचाएगा 0.3 जो कि हमारा A है, और B क्या हमारा 0.03। तो A² प्लस B² माइनस 2AB होता क्या है A माइनस B का होल स्क्वायर, 0.3 माइनस 0.03 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे ये क्या है, अगर 0.30 में से 0.03 घटाऊंगा तो 0.27 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों क्या हमारा आपने देखा 27 है और यहाँ 54 दे रखा है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रिलेशन है। आपको पता है 27 का दुगना ही 54 होता है, तो 0.54 दे रखा है, ऐसे लिख लेते हैं। तो P/Q हमें फाइंड करना है, 0.27 इंटू 0.27 डिवाइड बाई 0.54। तो इसको काटोगे तो ये क्या लिखा हुआ है 0.27 क्रॉस 2 ही तो लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 0.27/2 जो कि आपका हो जाएगा 0.135, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
एक आर्टिकल को सोल्ड कर दिया 12% पे, उसको अगर वो 33 रुपये ज़्यादा बेचता तो उसे गेन क्या हो जाता, 14% हो जाता। तो सीपी बताना है, सिंपल सी बात है। अगर मान लिया सीपी मैंने मान लिया 100 है, तो पहले केस में क्या कर रहा है कि 112% पे बेच रहा है, गेन है इसका 12% का। और सेकंड केस में क्या कह रहा है कि गेन मेरे को 14% चाहिए। अगर इसको गेन 14% चाहिए तो 114% पे बेचेगा उस चीज़ को। अब ये जो चीज़ है तो उसने बोला कब आ सकता है ये 2% का एक्स्ट्रा गेन कब आएगा, जब 33 रुपीज़ ज़्यादा बेचो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज में जो चेंज आया वो 2% का है, और जो रुपीज़ में चेंज आया वो 33 रुपीज़ का है। हमें बताना सिप क्या होता है, 100% होता है अपने आप में। तो 2% की जब वैल्यू 33 है तो 100% की वैल्यू कितनी है, इंटू 50। जब इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1650 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 पर्सन है, उन्होंने इन्वेस्ट किया किसी अमाउंट को 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, और 1 साल बाद प्रॉफिट इसी इतना आया टोटल। तो बताना लार्जेस्ट शेयर किसका है। तो सिंपल सी बात है, जिस में इन्वेस्ट करते हैं, जिस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1/2, 1/3 और 1/4। तो मैं इन सब का एलसीएम इनमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इन सब का एलसीएम मान लो 12 मान लिया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं ऐसा, और तो क्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, 4 और 3। अब आपको क्लियरली शो हो रहा है 6 हमारा हाईएस्ट है। लार्जेस्ट इसने पूछा लार्जेस्ट शेयर, तो 6 आउट ऑफ कितना है, 6 और 4 10 और 3 13। और टोटल की वैल्यू इसने कितनी दिया 15600। ठीक है, अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 13 1 2 1200 पे जाएगा, तो 12,72,100 रुपये। ये लार्जेस्ट शेयर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एवरेज है बॉयज़ की, यहाँ बॉयज़ लिख लिए क्या गर्ल्स लिख ली। बॉयज़ की एवरेज है 116.8, और ये तो दोनों के हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स के टुगेदर की हैं। ठीक है, बॉयज़ की एवरेज दे रखी है 15.4, गर्ल्स की दे रखी है 18.2, और दोनों की कंबाइन क्या है 16.8। ठीक है, तो जब आपको पता हो ऊपर एवरेज लेते हो एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन में, तो नीचे क्या आते हैं एन आता है। तो आप इसमें से माइनस करो, जो ये वैल्यू होती है एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ 14 आया और यहाँ भी 14 आया, तो 1:1 हमारी बॉयज़ और गर्ल की रेशियो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने देखा जब सिंपल सी बात है ऐसा दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि अब जब भी आप रूट देखो तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो मैंने एक्स को ऐसे एक तरफ रख लिया, तो √3 माइनस √2 हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बहुत साइड कर दूंगा जब मैं इनके, तो यहाँ तो एक्स आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + 2 माइनस √6 2 √6, तो 5 माइनस 2 √6। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा टाइम है वर्क का सवाल है। क्या कह रहा है, एक ए कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, बी कर सकता है 30 डेज़ में। ए कर सकता है 20 डेज़ में, बी कर सकता है हमारा 30 डेज़ में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 63 2। ये इनकी एफिशिएंसी होगी, ये इनका टाइम होगा, ये टाइम हो गया, ये इनकी एफिशिएंसी होगी, और ये उनका वर्क होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि ए एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ गया। ठीक है, पहले छोड़ गया कुछ टाइम पहले। ड्यू टू सम वर्क ए हैड टू लीव द वर्क बिफोर द कंप्लीशन। काम करने से पहले ये छोड़ गया, और लास्ट के 5 दिन सिर्फ बी को काम करना पड़ा। मैंने मान लिया कि यहाँ से दोनों काम करना शुरू करते हैं, यहाँ जाके काम खत्म हो जाता है। तो कुछ दिन पहले यहाँ तक दोनों ए प्लस बी काम कर रहे थे, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और यहाँ सिर्फ बी ने काम किया 5 दिन तक। तो आप बोलोगे सिर्फ इतने टाइम में तो सिर्फ बी का काम है, तो 5 दिनों का काम बी का निकाल दे। बी की एफिशिएंसी 2 है और 5 दिनों तक काम करता है, तो कितना काम क्या होगा। आप बोलोगे 10 डेज 10 वर्क क्या होगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना काम होगा। तो आप बोलोगे कि 60 - 10 ये हमारा वर्क होगा। ठीक है, तो कितना आया, और कर कौन रहा था ए प्लस बी। ए की क्या है 3 और इसकी क्या है 2, तो टोटल एफिशिएंसी क्या है 5। तो 50/5 कितना हुआ हमारा 10 डेज। ठीक है, तो 5 दिनों तक तो यहाँ काम किया और 10 दिन यहाँ लग गए, तो टोटल टाइम क्या होगा 15 डेज। ठीक है, 10 दिनों तक तो ए प्लस बी काम करेंगे और बाद में 5 दिनों इसने काम किया बी। तो इसने बोला टोटल टाइम बताना, टोटल टाइम कितना लगा, तो 15 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें मीन बताना है पहले 8 कंपोजिट नंबर का, और पहले ही मीन बताना है फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का। तो आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो। एक और अपने आप के अलावा, अपने आप के, जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि 6 है,
ये 1 और 6 के अलावा और किससे डिविजिबल होता है? आप बोलोगे 2 से, 3 से। जैसे कि 8 है, ये 1 एक और अपने आप 8 किसके, इसके अलावा किससे डिविजिबल होगा? आप बोलोगे कि 2 से होता है, 4 से होता है। सेम प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से हो, या तो खुद या सिर्फ एक से हो। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ये क्या है? 5 क्या है? या तो खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इन दोनों के पहले पहले 8 तो कंपोजिट नंबर लेने हैं और 8 ही हमें प्राइम नंबर लेने हैं और उनका मीन बताना है। ठीक है, तो दोनों में 8 8 है, तो 8 तो हमारा दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो ऐसे लिख देते हैं 1/8। तो पहले 8 कंपोजिट नंबर लिखने शुरू करते, तो 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद हमारा 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद हो गया 12, 14, 15। इसमें से हो गया ना 8। उसके बाद हमें 8 प्राइम नंबर डिडक्ट करने हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया और ये 19 हो गया। तो ये हमें डिडक्ट करने हैं। तो आप देखो, आप सारा टोटल कैलकुलेशन मत करना। ये देखो 6 और 4 10, 5 3 8 9 10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारा ये देखो 10 10 12 15, ये 37 हो रहा है। और उसके बाद 7 13 17, ये भी हमारा 37 हो रहा है। ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। बचा कितना हमारा? 8 9 17 और 14, ये चीज़ बची है 17 और 14। और इसमें से माइनस क्या करना है? 11 और 19, 11 जमा 19, तो ये क्या हो गया? 31 में से 30 गया, तो 1/8 आपका रिमेनिंग आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू दिस, और हमें ये फाइंड करना है। आपको पता है यहाँ x हो रही है, यहाँ a/x चाहिए। तो हम, या तो आपके पास है कि बेसिक से कर लो, या फिर आप t का कोई t जो है एंगल मांग सकते हो। दोनों ही तरीके मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, जैसे कि हमने बेसिक से शुरू किया, हमको a/x चाहिए, तो मैं यहाँ से a/x निकाल लूँगा। a/x क्या आएगा मेरा? अगर a यहाँ पे आएगा तो 1/sin t। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे b/y चाहिए, तो b/y क्या आएगा? 1/tan t। दोनों का स्क्वेयरिंग चाहिए, तो अगर मैं स्क्वेयर कर दूँगा तो इसका होल का स्क्वेयर जाएगा, स्क्वेयर करूँगा होल का स्क्वेयर जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/sin² t माइनस 1/tan t क्या होता है? sin t/cos t। तो नीचे sin²t, ऊपर हमारा cos²t पहुँच जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 - cos²t, नीचे sin²t। तो 1 - cos² क्या होता है? sin² ही होता है, और नीचे sin² ऑलरेडी है, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 आंसर दे देगा। आपको पता है ना, sin² प्लस cos² क्या होता है? हमारा 1 होता है। अगर sin² चाहिए तो यही क्या होता है? 1 - cos² होता है। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में करना है तो आप कैसे करोगे? तो वहाँ तो आपको चाहिए कोई शॉर्टकट मेथड। तो आप टी को वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। जैसे कि टी को मैंने मान लिया 30 डिग्री पे, चेक कर लेते हैं। ठीक है, टी अगर मेरा जो एंगल है टी अगर 30 डिग्री है, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा? एक्स ए साइन 30 कितना होता है? 1/2। मेरे को क्या चाहिए? a/x, तो मेरा 2। इसका स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही मेरे को अगर y इज इक्वल टू बी tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, तो मेरे को b/y चाहिए, तो मेरा √3 हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, b/y का स्क्वायर चाहिए ना, तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो माइनस करना पड़ेगा, तो 4 - 2 का स्क्वायर 4 - 3 इज इक्वल टू 1। आप ऐसे भी कर सकते हो। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी सा है। रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए वैसे तो। आर क्या होता है? a/√3। अगर किसी को याद नहीं है तो सिंपल बात है, जो सर्कम सर्कल का रेडियस होता है वो क्या होता है? डेल्टा/s। डेल्टा क्या होता है? हमारा एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a²। और s क्या होता है हमारा? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? 3a/2। सेमी पेरीमीटर सभी साइड्स का सम करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा a/√3। ए क्या दे रखा आपका? √3, तो आपका √3/√3 ये आपका कैंसिल आउट होके 1 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? सिंपल सा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो यहीं सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/3 माइनस 3/4। अंदर क्या आ जाएगा? 1/6 प्लस 5/6, तो 6/6 तो अंदर 1 हो जाएगा, इंटू 4/21। ठीक है,
तो 3 7 आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/3 माइनस 1/7, तो सिंपल दिख रहा है आपको 4/21, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपेसिटी और बताना एफिशिएंसी दे रखी है और बी की 3:4, ए को 12 दिन लगते तो बी को बताना। टाइम टेकन बाय बी क्या होगा, हमें चाहिए टोटल वर्क अपॉन में बी की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इस वाली इक्वेशन से निकलेगा। ए की क्या हमारी एफिशिएंसी 3, तो 3 × 12, और बी की एफिशिएंसी क्या है 4, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सम ऑफ टू नंबर्स क्या हमारा 1500 और उनका एलसीएम क्या है 16379। तो a + b हमारा 1500 दे रखा है और उनका एलसीएम ए बी क्या दे रखा है हमारा ए बी और उसके साथ अगर तो 16379, ये हमारा एलसीएम दे रखा है। अगर यहाँ मैं b को 1500 माइनस a इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो आपका क्या हो जाएगा, b की जगह मैंने रख दिया, तो 1500 माइनस a इंटू ए, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि सॉल्व करनी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या सोच सकते हैं इस ऐसे क्वेश्चन में, मैंने देखा आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, पहले भी लास्ट वाले सेशन में बताया था कि इवन और ओड्स का डिफरेंस जो होता है या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, इवन और ओड का डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन को देखते मेरे को समझ आ गई, देखो 3 और 4, 4 और 9 13, यहाँ से और ऊपर से 6 और 7 13, तो 13 माइनस 13 क्या आ रहा है 0, तो ये 11 का मल्टीपल होगा। तो ये मैंने समझ लिया। यहाँ देखो, और किसी भी चीज़ को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है अगर मैं 1489 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, तो लास्ट से लिखना शुरू कर देते हैं 9 और उसके बाद ऐड करते हैं 9 और 8 17 और एक कैरी चला जाएगा, उसके बाद 8 और 4 12, एक कैरी था 3, हासिल बचा 1, तो 4 और 1 5 और एक 6 और जो पहला नंबर होता है 1, तो मैंने देखा वो यही लिखा हुआ है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सोच के ऑप्शन से जा सकते हैं और ऐसे देखना है कि 11 का डिविजिबल है तो यही आपका आंसर होगा। और ऑप्शन चेक करोगे तो ये देखो, ये तो ऐसे बहुत मल्टीप्लाई करके बहुत दूर दूर वैल्यू चली जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसका 10 गुना ही कर देता हूँ तो 1400 के आसपास जो वैल्यू जाएगी, ये तो 50 गुना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे 11 का मल्टीपल आप आराम से ढूंढ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 12 15 और 18 से। लास्ट सेशन में मैंने बताया था आपको 12 15 को तो याद ही कर लो, 12 15 180 होता है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 180। तो जो हमारा आंसर होगा या तो 180 होगा या इसका कोई भी मल्टीपल आपका आंसर होगा। तो 180 का आपको कौन सा मल्टीपल दिख रहा है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो 180 × 5, तो 900 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो सब्ट्रैक्ट किया जाए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आपको पता है 1000 हमारा स्मॉलेस्ट 4 नंबर है, आपको स्क्वायर सभी को याद होने चाहिए। अगर इससे बड़ा स्क्वायर क्या होता है आपको पता है 1024 होता है, और इससे छोटा क्या होता है 961 होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 39 का है, यही हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम, मैंने बना लिया पैरेललोग्राम, ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। BC इज़ प्रोड्यूस टू E, BC को प्रोड्यूस किया मैंने E तक, यहाँ तक मैंने प्रोड्यूस कर लिया E तक, और BC इज इक्वल टू E, ठीक है। और ज्वाइन कर दो AE को CD से, AE को ज्वाइन कर दिया मैंने, यहाँ से ज्वाइन कर दिया AE को, और इंटरसेक्ट करेगा CD को P पे, ठीक है। तो आपको बताना जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इस ABE का ट्रायंगल क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से देख के। तो आप ये देखो कि ये वाली जो ट्रायंगल है आपकी और ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर और ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट होता है। तो पहली एक ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, उसके बाद ये लाइन के पैरेलल है, तो आपको पता है ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल क्या होता है अल्टरनेट एंगल हो गया। तो एक एंगल सेकंड एंगल भी इक्वल हो गया, थर्ड एंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। अगर ये लाइन पैरेलल है ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ अल्टरनेट एंगल बन जाएगा ये और ये। तो क्या होगा ये दो एंगल्स के बीच में साइड, तो ASA प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। जब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो आपको पता है इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। उसके बाद आपने देखा कि ये वाला एरिया तो दोनों में कॉमन है,
इसका मतलब अगर मैं इस वाली ट्रायंगल को उठा के यहीं ओवरलैप कर लूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम के बराबर होगा, इस पूरे के बराबर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रिवेन्यू ऑफ कंपनी है 2001 में इतना है, 2010 में इतना है, 2015 में इतना है। तो रेशियो बतानी है 2001 से 2010, 2010 से 2015। तो इसका मतलब 8100 2010 में और 2001 में 6300, इसका डिफरेंस। और हमें बताना 10800 और 2010 में कितना था 8100, इनका डिफरेंस। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1800 और ये कितना आ जाएगा 2700। जब आप इसको कैंसिल कट आउट करोगे तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 2:3 आपका हो जाएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको पीडीएफ मिलेगी, फ्री पीडीएफ और सोल्ड पीडीएफ है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PYS सॉल्यूशंस के नाम पे सर्च कर लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस के नाम से सर्च कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।